जय हिंद दोस्तों। मैं बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। ज़्यादातर लोग ये टॉपिक को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। 99% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, कभी न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं वो मैं बताऊँगा। और टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है। लेंदी का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आएगा वो तुमको बोर करेगा क्योंकि फार्मूला बेस्ड होगा और उसमें उल्टी सीधी वैल्यूज़ दी जाएंगी पॉइंट में करके, तो वहाँ पे बोरियत करेगा। वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको कवर कर लेना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में इसको कवर करके फिनिश करूँ, जिससे सर्किट थ्योरी स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, ये मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट माना जाता है और इसका वेटेज जो है वो 12 to 15% है, ठीक है। ये मान लो 70% वेटेज जो है, 70% वेटेज यहाँ पे जो है सर्किट थ्योरी का है, और बाकी जो बचा 10% या 15%, ठीक है, 20% मानो, 20% के आसपास जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो मीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, उनसे 101% क्वेश्चन आता है। सर्किट थ्योरी से 101% क्वेश्चन आता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट थ्योरी है वो सब आगे की चीज़ों में अप्लाई होता है, इसलिए यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो वाला पार्ट है, ठीक है, इसके जो भी वीडियो देख दाख के ख़त्म कर देना क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक। लेकिन ये वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी कंटेंट कराऊंगा वो पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले बाई चांस करंट डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ जाता था, वो इंटीग्रेशन वाला, वो पूछा गया है। करंट वाला रियरली पूछा जाता है क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन तो वहाँ से आ जाता है, ठीक है, वन डायमेंशन से, वो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो निपटाते हैं आज इसको, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, निपटा देते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ओम्स लॉ, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ओम्स लॉ क्या है देखो, दिस इज लेक्चर नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, जो भी इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, जो भी देखा, ऑब्जर्व किया, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया था ऑलरेडी ओम्स ने, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर लेने के बाद, दिस इज कंडक्टर, और कंडक्टर लेने के बाद उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी होती है, सेल होता है, कुछ ही बोल सकते हो। इस बैटरी से कनेक्ट किया इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद देखा यहाँ पे करंट फ्लो होता है, ये बैटरी का वोल्टेज भी है। तो उन्होंने कहा इफ फिजिकल कंडीशंस around the conductor, physical conditions around the conductor remains constant, ठीक है। फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? फिजिकल कंडीशंस को तुम लिख सकते हो, फिजिकल कंडीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिजिकल कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, अगर ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं तो हम बोलते हैं कि फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती। अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती है, इफ फिजिकल कंडीशंस अराउंड द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब हुआ देन, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, देन दिस करंट is directly proportional to this current that flows in the conductor when applying the voltage. This current is directly proportional to the battery voltage or the potential difference. इसे potential difference भी बोलते हैं, ठीक है। This is potential difference. सर्किट थ्योरी में ये टर्म बहुत ज़्यादा बार आएगा, तो अभी समझ लो ये potential difference। तो this current is directly proportional to potential difference of this battery. तो यहाँ से क्या करते हैं, अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, फिजिकल कंडीशंस मतलब ये चीज़ें, अगर टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो, इसके अराउंड प्रेशर चेंज नहीं हो, दबाव ना बनाया जाए, खींचा ना जाए, ठीक है, तो बोला जाता है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अगर वोल्टेज को 3 गुना करोगे
तो करंट 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इसका मतलब हुआ दिस, ऐसे लिख लो इस इक्वेशन को, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते, एंड दिस कांस्टेंट इज R एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट जो है क्या है, यूनिट तो देखिए, यूनिट ऑफ आर, ये या तो बोलते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, या फिर ओम, ठीक है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से आता है इसलिए ओम बोल देते, ठीक। और मैंने बताया कि रेजिस्टेंस कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने ये भी बोला था कि रेजिस्टेंस अगर तुम लेंथ को अगर इलोंगेट कर देते हो, खींच के डबल कर देते हो, तो वहाँ एरिया काउंटेड होता है। पिछले लेक्चर में ये कहानी पढ़ ली थी हमने, ठीक है ना। तो पिछली वाली चीज़ें वो अच्छे से रिवाइज कर लो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, 99% वहाँ से आता है। तो इनमें से कहीं से भी आ सकता है, स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन आ सकता है। ओम्स लॉ पे तो नहीं कहते, V=IR, इसका इस्तेमाल आगे बहुत ज़्यादा है इस इक्वेशन का, लेकिन आगे वाली चीज़ों पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब वो वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि ओम्स लॉ, अब होता क्या है कि ओम्स लॉ हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। ओम्स लॉ कुछ जगह होता है, कुछ जगह नहीं होता है। तो जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है, कि सम कंडक्टर्स फॉलोज ओम्स लॉ कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। फॉलो करेंगे तो उनको ओमिक कंडक्टर बोल देंगे, सिंपल है, ठीक है। एंड सम दे डू नॉट फॉलो इट कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। बेसिक सी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इस पर जरूरत नहीं, ठीक है। सम कंडक्टर्स फॉलोज द ओम्स लॉ कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का मतलब यो, दिस इज ओमिक कंडक्टर, मतलब इसमें जो I और V रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इस तरीके का हुआ, तो वो कैसे कहलाएंगे, दिस इज ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो और इनका रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ उस चीज़ के, ठीक है, क्या क्या है, ठीक है। देखो जो ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर, जो ओमिक कंडक्टर है वो कैसे काम करेंगे, दिस इज I एंड दिस इज V, ठीक है। तो एट स्मॉल टेम्परेचर, ठीक है, कॉपर भी कह सकते हैं, सिल्वर, स्मॉल टेम्परेचर, ठीक है। तो उनका रिलेशन ऐसा होता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और नॉन ओमिक कैसे होते हैं, नॉन ओमिक में जो VI रिलेशन होता है, दिस इज I एंड दिस इज V, वो कुछ ऐसा होता है, वो मतलब लीनियर नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो कैसा भी हो सकता है। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया है, ये डायोड के लिए होता है, डायोड के लिए वो नॉन ओमिक मटेरियल्स कहलाएंगे, ठीक है। डायोड होंगे या फिर तुम बोल सकते हो ट्रांजिस्टर होंगे, थायरिस्टर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम पढ़ोगे, ठीक है। डायोड और ट्रांजिस्टर तो तुम लास्ट वाली यूनिट में पढ़ते हो, थायरिस्टर अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ नॉन ओमिक में जब बोलेंगे तो डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, IV रिलेशन सीधा नहीं होता, इसमें सीधा होता है। तो ओमिक कंडक्टर कौन से, ओमिक कंडक्टर जो अपने पास कंडक्टर्स होते हैं, जनरली कॉपर होता है, सिल्वर होता है, लेकिन ये इसमें भी जो वेरिएशन होते हैं वो लीनियर नहीं होते, लेकिन स्मॉल टेम्परेचर चेंज होता है, स्मॉल टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं लीनियर होते हैं, वहाँ पे माना जाता है जब शॉर्ट रेंज में टेम्परेचर को चेंज करोगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट रेंज में अगर चेंज करोगे तो काम चलेगा, तो ओमिक कंडक्टर बनेंगे, ठीक है। तो नॉन ओमिक का एग्जाम्पल पूछा जाए, ओमिक का एग्जाम्पल पूछा जाए, ठीक है, तो ये हो गए, लेकिन स्मॉल टेम्परेचर, ठीक। तो इसको मिटा दिया। अब देखो अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि मतलब कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ चेंज करने पे चेंज होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने पे चेंज होता है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी मैंने बोला था कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई किस चीज़ पे चेंज करेगी, किस चीज़ को चेंज करने पे चेंज होगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो चीज़ें देखनी है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसमें क्या करना है, इसमें मैं बता दूं कि किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, हम वो चीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना आसान है इसको निकालना, अपने पास तो सारी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन I = NEAVD, तो समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के आसपास एक बैटरी लगा दी, ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसकी लेंथ L है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डेवलप हो चुका है। अब देखो I = NEAVD, N वही है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमको तो पता है, हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, VD = होता है EE/τ/m, ठीक है, और V = IR होता है, एक ये रिलेशन यूज होगा, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड = dV/dr, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है। तो dV पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस वो V है, और जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं के बीच की डिस्टेंस तो वो L है, तो ये भी इस्तेमाल कर लेंगे। और एक इक्वेशन होती है R = ρL/A, ये सब इस्तेमाल कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो I = NE² A/τ, E की जगह V/L, ठीक। अब तुम देखो V/I क्या होगा R, तो I/V = अगर निकालें, ठीक है, तो V/I निकाल लो, V/I यहाँ रखो, दिस इज V/I, और यहाँ से आ जाएगा दिस इज ML/NE² A/τ, ठीक है, V/I, बस बाकी सब कुछ इधर। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, तो यहाँ से कंपेयर करो, L/A से L/A पूरा कट जाएगा, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई, तो रेजिस्टिविटी आई M/NE², ठीक है। M क्या था, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। तो अब यहाँ आओ, देखो कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है, देखो M इज कांस्टेंट, ठीक है, E इज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। मटेरियल चेंज करोगे तो N चेंज हो जाएगा, वैसे N भी कांस्टेंट हो गया गिवन मटेरियल के लिए, ठीक है। अगर कॉपर का वायर दिया है तो कॉपर के वायर में N की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, ऐसे समझो रिलैक्सेशन टाइम का जो रिलेशन है वो सीधे टेम्परेचर से, अगर तुमने टेम्परेचर चेंज किया तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम था 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम। अब 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम क्या होता है, वही रिलैक्सेशन टाइम होता है। अगर वो मान लो पहले, अच्छा वो वाला जो होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, आगे जाके टकराया, तो फिर उसके बाद थोड़ी दूर चला, फिर टकराया, तो वो कंसेक्यूटिव कोलिजन हो गए। तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से दौड़ेगा तो फिर जल्दी टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो सीधी सी बात आ गई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कंडक्टर्स के लिए हम डिराइव करेंगे, तो कंडक्टर्स के लिए ही सब कुछ चल रहा है। तो कंडक्टर्स बीच बीच में इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे, लेकिन फोकस किस पे रहेगा, कंडक्टर पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है।
सीधा रिलेशन है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब देखो इसको हटाते हैं, कुछ और क्वांटिटियों की यहाँ ज़रूरत है, वो क्वांटिटी भी तेज़ी से डिफाइन करते हैं और ये थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश करते हैं, ठीक है। इसमें रिलेशन वाला क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। तो देखो एक क्वांटिटी होती है मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी वो है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितनी स्पीड से मूव करते हैं, कैसे करके मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन है, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। कैसे मूव करते हैं, तो मतलब वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो वो मूव नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, ठीक है, ठीक है। तो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे अगर वो मान लो तेज़ी से मूव करते हैं तो समझ लो उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, यूनिट डायमेंशन निकाली जा सकती है। फिर एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी पढ़ लिया उसका उल्टा हो जाएगा। एक होता है कंडक्टेंस, ठीक है, तो कंडक्टेंस का सिंबल G, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट डायमेंशन सब निकाल लो उल्टा है, ठीक, ये हो गया। अब एक होता है रिलेशन, यहीं पे लिखेंगे, दिस इज रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, हैशटैग करके लिख रहे हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी क्या है, देखो मोबिलिटी क्या है, वी डी ओवर ई, वी डी क्या है ई टाउ ओवर एम, तो ई कट गया, दिस इज ई टाउ ओवर एम। अभी क्या पढ़ा था, रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ई टाउ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ई टाउ इज इक्वल्स टू एम ओवर एन ई रो, ठीक है। तो यहाँ से मोबिलिटी इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, दिस इज एन। तो आ गया ई टाउ इज इक्वल्स टू, तो ई टाउ की वैल्यू रखो, दिस इज एम ओवर एन ई रो इंटू एम, कट गया, मोबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 ओवर एन ई रो, ये होता है, ठीक है। या लिख लो ऐसे कि 1 ओवर रो इज इक्वल्स टू एन ई म्यू, या फिर सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई म्यू। ये सब रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी रिलेशन कुछ भी कहीं पे घुमा फिरा कर रिलेशन पूछा जा सकता है, लिखे हुए आते हैं ऐसे ही ये रिलेशन, ठीक है, 3-4 तरीके से लिख देंगे उल्टा सीधा करके, कोई एक सही होगा बाकी सब गलत होंगे, तो पहचानना आना चाहिए, मतलब ये सारी इक्वेशन को इधर से उधर घुमाना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। कितनी इक्वेशन है, एक वी इक्वल्स टू आई आर, ई इक्वल्स टू वी ओवर एल, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, पी डी इक्वल्स टू ई टाउ ओवर एम, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। और फिर उसके बाद मोबिलिटी कंडक्टिविटी ये, और रजिस्टिविटी वाला रो इक्वल्स टू एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशन लाइन से लिख लेना, अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, कोई भी इक्वेशन कभी पूछी है तुरंत आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल देर नहीं, बस ख़त्म ये रिलेशन, इधर वाला रिलेशन हो गया ख़त्म, ठीक है। इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे रिलेशन ख़त्म हो गए। अब देखो एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे, देखो अगर तुमसे कहा जाए ये V है और ये I है, ठीक है, और ये कहा जाए ये I है ये V है, ठीक है, इनके बीच में ऐसे कोई ग्राफ दिए, ठीक है, तो इसका स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट। स्लोप क्या होता है, मैंने कहा था स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी है, एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें तो क्वांटिटी बतानी ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई, वी इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था, ठीक है। तो स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो स्लोप इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा 1 ओवर रेजिस्टेंस, ठीक है, उल्टा है ना, कैसे, देखो स्लोप हमेशा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी और एक्स एक्सेस पे दिस इज आई ओवर वी हो जाएगा, तो
तो दिस इज 1/r, तो स्लोप इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो tan थीटा करके स्लोप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप लिखना आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ठीक है। नो इशू, स्लोप का क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये हो गए, ठीक है, ये हो गया, इधर v हो गया और इधर I, ठीक है। ये R1 है, R2 है, कौन सा ज़्यादा रेजिस्टेंस, R1 इज़ ग्रेटर देन R2 या R2 इज़ ग्रेटर देन R1, कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो देखो कहने का मतलब रेजिस्टेंस स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, तो कहने का मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1 आ जाएगा, R2 इज़ ग्रेटर देन R1। और इसमें उल्टा अगर मान लो मैं यहाँ I दे दूँ और यहाँ V दे दूँ, तो यहाँ से अगर ये R1 और ये R2, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, ठीक है। तो R स्लोप किसका ज़्यादा, R2 का, लेकिन रेजिस्टेंस उसका कम, ठीक है। यही पढ़ा था अभी पिछले वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे बोलेंगे R1 इज ग्रेटर देन R2, तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो स्लोप वाले क्वेश्चन जहाँ भी आए, तुम तो एक ही बात याद कर लो कि y एक्सिस पे क्वांटिटी, x एक्सिस पे क्वांटिटी, उनका डिफरेंस, उनका रेशियो, एक ऊपर एक नीचे। अगर उनका रेशियो बोला नहीं जाए, जब भी ग्राफ बनाया जाए तो उनका स्लोप हमेशा इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और उस क्वांटिटी को रिलेट कर देना जो तुमने इक्वेशन पढ़ी है इससे जस्ट पहले। जो भी इक्वेशन पढ़ोगे वही इक्वेशन से आंसर आ जाए, मतलब यहाँ से तुमको मिल जाएगी फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से बोला जाए, अगर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दो, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वो सब पढ़ लिया, ग्राफ वाले छोटे छोटे क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब अपने पास एक और तरीका है। अब आते हैं इस बात पे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ये वाले भी थे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से समझ आ जाए। देखो सबसे पहले कि हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, किस तरीके से वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो ये बोला जाता है दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। दोनों को जोड़ो, ठीक है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, तो कितना आएगा, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइड हटा के कांस्टेंट लाते हैं अल्फा, ठीक है, दिस इज आर डी टी, ठीक है। आर इज इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब करो इंटीग्रेट, ठीक है, कि मान लो अगर इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल था, फिर फाइनल हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस पहले आर इनिशियल था, फिर आर फाइनल हो गया, लिख लो आर इनिशियल करके लिख लो, ठीक है, दिस इज आर इनिशियल, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, इसकी ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये याद रखना है, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, ठीक है। ये मैंने तब लिख दिया इफ़ अल्फा इज वेरिएबल,
ज़्यादातर अल्फ़ा तो वेरिएबल, अल्फ़ा इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जैसे अल्फ़ा दे दिया जाए AT प्लस BT², लाइक कुछ भी दिया जा सकता है, वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन होगा, देन इंटीग्रेशन, तब क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तब तो इंटीग्रेशन होना है। और अगर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, अगर मान लो इफ़ अल्फ़ा कांस्टेंट, अगर अल्फ़ा है कांस्टेंट, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और T2, तो ये बन जाएगा R फाइनल इज इक्वल्स टू R इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है। तब ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी चलेगी ऐसे करके। तो जो ऐसे समझो, अल्फ़ा क्या बोला जाता है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है और इसका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ। अल्फ़ा का जो नाम होता है, ठीक है, यहाँ सही रहेगा, यहाँ लिख देते अल्फ़ा। अल्फ़ा का क्या नाम है, अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा है, ठीक है, वो रख देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब इस इक्वेशन को कैसे यूज़ किया जाता है वो कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लिख लिया, ठीक है, मिटा दिया। देखो अब यहाँ पे देखो अपने पास इक्वेशन आ गई कि R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है। इंटीग्रेशन वाली वो तो कम इस्तेमाल होगी, रेयरली इस्तेमाल होगी, तो जब इस्तेमाल होगी तो ले लेंगे, अल्फ़ा इज़ द फंक्शन, तो जब दिया जाएगा तो ले लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक चीज़ देखो, सबसे पहले देखो इफ़ R2 इज़ रेजिस्टेंस एट T2, R1 इज एट T1, ठीक है, एंड R0 इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, R0 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ से और R2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। अब ये डेल्टा T ही अलग है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा T इसके साथ निकालोगे तो T2 आएगा, इसके साथ निकालोगे तो T1 आएगा। तो अगर तुम कहो तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना आएगा, अगर देखा जाए यहाँ से तो ऐसे लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू लाइक R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T2, ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T2, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, दिस इज R2 ओवर R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा T2 ओवर 1 प्लस अल्फ़ा T1, ठीक है। तो ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ से कितना आएगा कि R2 ओवर R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा T2 और 1 प्लस अल्फ़ा T1 माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा T2 1 माइनस अल्फ़ा T1, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना आया, 1 माइनस अल्फ़ा T1 प्लस का अल्फ़ा T2 और माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर T1 T2। तो ये अल्फ़ा वैसे ही बहुत कम होता है, 10 आगे तुम न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे 10⁻⁻⁴ 10⁻⁵ ऐसे होती है, दिस इज स्मॉल, अल्फ़ा स्मॉल होता है, ठीक है। अल्फ़ा स्मॉल होता है तो उसको 0 कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया देखो
R2 ओवर R1 इज इक्वल्स टू आया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। तो R2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, 1 प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ 1 प्लस अल्फ़ा, ऐसे मल्टीप्लाई करो, दिस इज R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो अगर अल्फ़ा निकाला जाए तो R2 माइनस R1 ओवर R1 T2 माइनस, ध्यान से देखो इस चीज़ को, जनरली ये डायरेक्ट लिखा देते हैं, मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, तो उसमें कुछ इशू नहीं है। एक चीज़ समझना कि R2 इसमें मैंने ना अप्रॉक्सीमेशन लिया है, देखो बाइनोमियल लगाया है। बाइनोमियल कैसे लगाया है, ये यहाँ था, ठीक है, देखो ये यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से ये ऊपर गया तो ये माइनस, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, पावर यही x के साथ आ जाती है, ठीक है। तो वही किया मैंने, 1 प्लस होल पावर होनी चाहिए, ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ 1 होना चाहिए, 1 प्लस इसकी पावर तो इसके साथ में आ गई यहाँ, तो -1 यहाँ आया तो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अल्फ़ा बहुत छोटा होता है तो स्क्वायर बहुत छोटा हो गया तो वो 0 हो गया, और ये वैल्यू को यहाँ सॉल्व किया तो ये आ गया। बाइनिंग में लगाया, अप्रॉक्सीमेशन लगाया, अप्रॉक्सीमेशन लगाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन थोड़े कम होंगे, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होंगे, कम होंगे। टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होंगे, कम, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा अमाउंट में चेंज नहीं होगा, मतलब ऐसे हो सकता है कि मान लो 30 से 70 हो गया, 30 से 100 हो गया, मतलब ऐसे नहीं होगा 30 से 2000 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो 100-150 तक की रेंज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्मॉल ही बोलेंगे। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन लगाई जा सकती है। अंतर देख लो, यहाँ आया R2 माइनस R1, नीचे आया R1, और T2 माइनस T1 तो चल ही रहा है अल्फ़ा के लिए। मैं अल्फ़ा के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, देखो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, हटा दिए, मैंने बोला था कि T2 पे ये है, T1 पे ये है, 0 से 20 डिग्री तक R0 बोल देते हैं, ठीक है। 0 से 20 डिग्री तक कोई वेरिएशन नहीं, वो R0 बोला जा सकता है, ठीक है। 0 पे भी किताबों में लिखा होता है 0 डिग्री पे R0 डिफाइन करते हैं, या 20 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेंज में किसी के भी। हमेशा ये रटने की जरूरत नहीं कि 0 डिग्री पे ही होता है, कुछ किताबों में लिखा होता है कि R0 इज ऑलवेज द रेजिस्टेंस एट दैट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 से 20 हो सकता है, ठीक है। इसको हटाया। अब देखो दूसरा तरीका अल्फ़ा निकालने का, अल्फ़ा निकालने का, या इस पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या, अगर मैं तुमसे कहूँ कि R2 T2 पे है, R1 T1 पे है, R0 वही 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, R0 1 प्लस अल्फ़ा T1। T1 क्यों आ रहा है, T1 मैं ले रहा हूँ यहाँ से डिफरेंस, ठीक है, यहाँ से, तो 0 डिग्री है, तो इसलिए वो T1 का मतलब ये T2 आएगा और ये वाले T1 आता है, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा T1, ठीक है। वो क्या है, देखो बार बार गड़बड़ लिख रहा है, R1 इज इक्वल्स टू, ठीक। अब गर्मी लग रही है बहुत, देखो इधर R2 ओवर R1 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, तो आया R2 ओवर R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा T2 ओवर 1 प्लस अल्फ़ा T1। पढ़ा दे देंगे, लगने दो गर्मी। तो आया R2 इज इक्वल्स टू R2 अल्फ़ा T1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2, ठीक है। तो R2 इज इक्वल्स टू R1, हमें तो अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा निकालते हैं ना। देखो R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा R प्लस है, तो R2 माइनस R1 अल्फ़ा, अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो आया यहाँ पे R1 T2 माइनस R2 T1। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना आया, R2 माइनस R1 ओवर, बहुत पका रहा है, 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, हाँ,
अल्फा इज इक्वल टू आ गया R1T2 माइनस R2T1। अब तुम देखो थोड़ा सा अंतर आया, अल्फा में थोड़ा अंतर, इसमें अल्फा में दोनों में R1 टर्म रहा होगा तो वो R1 कॉमन आ गया था, और यहाँ पे T2 माइनस T1 तो है ही, लेकिन T2 के साथ R1 है और T1 के साथ R2, ये एग्जैक्ट है, दिस इज एग्जैक्ट रिलेशन। कभी कभी क्वेश्चन इससे लेंदी हो जाता है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन वाला लिया है, दिस इज अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इससे तो हमेशा सही आएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको याद रखना है जो करेक्ट अल्फा है एकदम वो क्या है, देखो वहाँ पे लिखा है, वो है R2 माइनस R1 ओवर R1T2 माइनस R2T1, और अप्रॉक्सीमेट अल्फा क्या है, R2 माइनस R1 R1T2 माइनस T1, ठीक है। ये है, तो ये लगाओ तो आंसर सही आए, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते, तो अप्रॉक्सीमेट वाला ज़्यादातर लगता है, तो अप्रॉक्सीमेट वाला ही लगाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हटा दिया, तो देखो एक चीज़ मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, ठीक है, जनरली इस तरीके से होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए कभी कभी ये ग्राफ बनाने को आ जाता है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए उसका अल्फा होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर के लिए मतलब रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ग्राफ उसका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, ठीक है, टेम्परेचर के साथ, तो इसका अल्फा होता है नेगेटिव। मतलब सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होता है, जबकि मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। तो उसके लिए बोला जाता है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उसके लिए बोला जाएगी कि उसका अल्फा क्या है पॉजिटिव, और इसका अल्फा क्या है नेगेटिव, उल्टा, ठीक है। तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का एक ही बिहेवियर है, ठीक है। तो ये भी हटा दो, ये भी पूछा जा सकता है ग्राफ किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, ठीक है। देखो अच्छा, एट नॉर्मल टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, क्योंकि बात तो कंडक्टर की ही करनी है, किसकी बात करनी है, कंडक्टर की। तो कंडक्टर की बात करो तो उसकी कंडक्टर के लिए उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर प्लॉट, ठीक है, तो वो लगभग ऐसे होता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर मतलब स्मॉल रेंज के लिए वही 30 40 50 60 70 80 100 तक, ठीक है। अब क्या करना, अब ये करना कि तब उसका लीनियर रिलेशन आता है, ठीक है। तो लीनियर रिलेशन में क्या है कि ऐसे मान लो ऐसे टेम्परेचर T1 पे कुछ रेजिस्टेंस था R1, टेम्परेचर T2 पे कुछ रेजिस्टेंस कितना हो गया, मान लो R2, ठीक है। और अगर पीछे बढ़ाते हुए लाए तो किसी टेम्परेचर T0 माइनस पे जाके रेजिस्टेंस कितना हो गया 0, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को कम करने पर रेजिस्टेंस कम भी तो होगा, ठीक है। तो लीनियर होता है शॉर्ट रेंज में, तो उस समय लीनियर हम मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से अगर tan थीटा लिखें, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे, ठीक है, ये भी मजाक में नहीं बना रहा हूँ। tan थीटा इज टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो अगर tan थीटा देखो यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर कितना आया, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं tan थीटा कहीं से ले लूँ, मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से ले लूँगा, तो थीटा तो एक ही है, यहाँ से लो यहाँ से लो कहीं से लो, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 ओवर tan थीटा परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक R1 है, और बेस कितना है T1 माइनस T2 या T1 प्लस T0, ठीक है। ऐसे ही R2 ओवर कितना आएगा, R2 यहाँ से तो कितना आएगा T2 प्लस T0, मतलब स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए जहाँ से स्लोप मिल जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ से बताओ,
अगर मुझको ये वाला रेजिस्टेंस अगर कुछ पता होता तो मुझको कोई इशू नहीं था, मैं यहाँ से लिख लेता। अगर ये रेजिस्टेंस पता होता, नहीं पता था तो मैं ये कहानी गढ़ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ आर नॉट के टर्म्स में तो टेन थीटा क्या लिखा जाएगा, इस ट्राइंगल से दिस ट्राइंगल, ठीक है। कितना लिखा जाए, ये लाइन और ये लाइन T1 है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना आया R1 माइनस आर नॉट और बेस कितना आया T1। तो वहीं से कुछ भी लिख डालो, जो वैल्यू दिखेंगी उससे हम कर देंगे काम को, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसका यूज कैसे होगा कुछ क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इसको तो मिटा दिया, ठीक है। स्मॉल रेंज के लिए हम इसको लीनियर दिखा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं, ज़्यादा बढ़ाओगे मान लो 100-200 से ऊपर लेके जाओगे तो फिर लीनियर नहीं रहेगा, फिर ग्राफ कैसा होगा, फिर कर्व बन जाएगा जैसे मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो अपना कोई इशू नहीं है यहाँ पे। देखो एक होते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर्स हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है। एक बात समझ लो कि रेजिस्टेंस का काम होता है करंट का अपोज करना, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा एनर्जी को लॉस करता है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इधर उधर भेज रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, जितना कम रेजिस्टेंस होगा हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। काम आसान करने के लिए रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हम मिनिमाइज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। लेकिन कितना भी हम डिक्रीज़ कर लें, हमें काम तो रूम टेम्परेचर पर करना है। चलो एसी वेसी लगा लेंगे तो 10-15 टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी कॉस्ट आता है कि हर जगह तो एसी नहीं लगा सकते ना, ठीक है। खुले में कंडक्टर जा रहा है, वहाँ कहाँ एसी लगा लेंगे। तो कहने का मतलब रूम टेम्परेचर वो 30-35-40 तक तो चलता ही चलता है। और वो वाला टेम्परेचर जो होता है, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है कि ऑलरेडी एट 125 केल्विन सुपर कंडक्टर मिल चुका है। सुपर कंडक्टर इज अवेलेबल, ठीक है, वो अवेलेबल है, ठीक है। बट 125 केल्विन से हम कहाँ कर पाएंगे, तो माइनस में चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा माइनस पे, तो इतना टेम्परेचर हमको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हम रूम टेम्परेचर पे चाह रहे हैं, रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर मेहनत चल रही है, ठीक है। एलॉय मटेरियल्स मिला के उसको बना रहे हैं। तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस पे जाके उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 0, ठीक है। तो 0 हो जाता है तो 125 केल्विन पे तो मिला हुआ है, लेकिन 125 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में निकालो तो काफ़ी ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। और माइनस में चला जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो -100 के आसपास, -100 से क्या, -100 से भी ज़्यादा चला जा रहा है, 125 के आसपास, ठीक। 125 क्या यार, और भी ज़्यादा जा रहा है, -273, ठीक है। तो 100-150 के बीच में, मतलब 125-150 के बीच में चला है। तो ये इतना टेम्परेचर कम कहाँ मिलेगा। तुम स्विट्ज़रलैंड में भी चले जाओगे ना, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर माइनस वाला तुम्हें ढूंढने के लिए -15-20 मिलेगा, ठीक है, 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश से चल रही है, चलने दो सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जिसमें 0 हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, वो सुपर कंडक्टर कहलाता है। ये बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इक्वेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब एक काम करते हैं, अपने पास देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मान लो देखो, एक काम करते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या है कि मान लो एट 27 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम किसी कंडक्टर का, ठीक है। तो एट विच टेम्परेचर रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा इफ़
अल्फा इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट। जो भी अल्फा की यूनिट है वो हम लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो अब कितने, मतलब ये है 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम है और कितने टेम्परेचर पे 117 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 ओवर R1 T2 माइनस T1। तो अपने को तो चाहिए T2 माइनस T1 ओनली। तो R2 माइनस R1 कितना हो गया 17 डिवाइडेड बाय R1 कितना 100, ठीक है, इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ को ऊपर ले लो तो 10⁻+4, तो ये पॉइंट हटाओ तो ये कितना हो गया 10 और ये आ गया डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 10⁻³ 1000 आ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, तो पहले 27 था, तो ये तुम्हारे पास ये है देखो, ठीक है। तो T2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1000 चेंज हो गया, पहले से 27 टेम्परेचर था तो 1027 हो गया, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब तुम इसमें मेहनत करना और तुम इसको सॉल्व करना अपने उसी तरीके से, ठीक है, जो मैंने वो वाला तरीका तुमको दिया है कि R1 T2 माइनस R2 T1, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन वही है, लेकिन उससे तुम टेंशन में आ जाओगे कितनी लेंथी बनेगी, इसलिए ये तुरंत निकाल के दिखाया और डिफरेंस भी तुमको बता दिया कि क्या डिफरेंस और फ़ायदा क्या है, ठीक है। फ़ायदा ये इस्तेमाल कर लिया देखो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन है 2.1 ओम है, मान लो 27.5 डिग्री सेल्सियस पे, और 2.7 ओम हो जाता है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसमें तुमको बताना है अल्फ़ा, ठीक है, व्हाट विल बी द अल्फ़ा, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या होगा, तो अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं, देखो फिर से वही, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू होता है R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू डेल्टा टी। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, चेंज इन रेजिस्टेंस 0.6 आया, ठीक है। डायरेक्ट यहीं से देखो, अब कहानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहानी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और R1 कितना है, R1 है 2.1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना आया 27, 100 कितना हुआ 73 मतलब 72.5, ठीक है। अब अल्फ़ा के लिए सॉल्व कर लेना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करने की ज़रूरत है नहीं इस कैलकुलेशन को करने के लिए, ठीक है। बोलो इतना तो काम कर लोगे, ठीक है। अब काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। अब मैंने तुमको बता दी बहुत मेहनत नहीं करनी है इन पर, बस मैंने जो तरीका बताया, जो ट्रिक्स बताए उनका यूज कर लेना है, ठीक है। मान लो देयर इज सप्लाई, मान लो 230 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और किसी कंडक्टर को दी जा रही है, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर था और इसमें सप्लाई दे दी 230 वोल्ट, ठीक है। तो इनिशियली मान लो इनिशियली जो करंट था 3.2 एम्पियर। इफ़ आफ्टर सम टाइम इट डिक्रीजेस टू 2.8 एम्पियर। पहले कितना था, पहले था 3.2, कुछ देर के बाद कितना हो गया 2.8, ठीक है। सप्लाई से कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ, हीट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो गया, तो करंट कितना हो गया 3.2 से 2.8, ठीक है। अब मान लो अगर 2.8 हो गया तो करना क्या है कि मान लो इफ़ इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है, और इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होती है, ठीक है। यूनिट निकाल सकते हो ना, यूनिट तो ये है dr इज इक्वल्स टू r अल्फ़ा dt, तो अल्फ़ा निकालो पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब तुम इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। फिर से कहानी समझ गए कि पहले से सप्लाई से कनेक्ट किया तो इनिशियल टेम्परेचर नॉर्मल रहा होगा, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा था। करंट फ्लो करते करते देखो जब भी करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो वो हीटअप हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है वो वायर। तो गर्म हो जाता है तो उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा आई इक्वल्स टू वी ओवर आर से, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर से। रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हो जाए, क्योंकि वी तो 230 है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाए, इसलिए करंट कम हुआ। तो इसने कहा कि अगर पहले वाला टेम्परेचर 27 था तो अब कितना टेम्परेचर हो गया। तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले R1 निकालो, R1 इक्वल्स टू वी ओवर I1, वी कितना 230, I1 कितना 3.2, यहाँ से आ जाएगा जो भी आया। फिर R2 निकालो, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, R2 निकालो, R2 कितना 230 बाय 2.8 ओम आ गया, दोनों रेजिस्टेंस मिल गए। अब क्या निकालना है, डेल्टा टी। तो अपने पास क्या था इक्वेशन, अपने पास था अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी निकाल लो, डेल्टा टी आया कि R2 माइनस R1 ओवर R1 इंटू अल्फा। सब कुछ अपने पास है, बस कैलकुलेशन करनी है, वो तुम कर लोगे, सब कुछ अपने पास है। तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते कैलकुलेशन करने में, ये कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कर लो बैठ के आराम से, इतना टाइम देना है, ठीक है। तो कोई अपना इशू नहीं है, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए ख़त्म। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो। अब एक बात बताओ, एक होता है, देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो कह ही सकते हैं इक्वेशन, तो चाहे जैसी भी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो ये है V और ये है I, ये एक वायर, ये दूसरा, इसका एंगल यहाँ से थीटा, तो इसका एंगल यहाँ से थीटा, ठीक है। ये पहला वायर और ये दूसरा वायर, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, T2 माइनस T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा कॉस थीटा, ठीक है। T2 माइनस T1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको बताना है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एक बात तो है, सबसे पहले तुम ये निकालो, देखो R1 इज इक्वल्स टू, ये थीटा है वो उधर है, R1 इज इक्वल्स टू पहले वाले का, R1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि V ओवर आई होता है टेन थीटा। और R2 इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 और R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, ठीक है, हो गया। अब देखो T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा और T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा। कैसे आया, थीटा कहाँ से लेना है, थीटा तो यहीं से लेना है भाई, तो दिया था उस दूसरे वाले का यहाँ से, तो यहाँ से तो 90 माइनस थीटा आ गया, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, और थीटा हमेशा किससे मेज़र किया जाता है, यहाँ से। तो इसका तो यहीं से दिया था, लेकिन इस वाले का यहाँ से दिया था, दूसरे वाले का यहाँ से दिया था, ये वाला वाई एक्सेस, तो हमको यहाँ से चाहिए, मतलब एक्स एक्सेस चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो उसका आया 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो अब देखो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इसका कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, दिस इज, अच्छा 2 से कर लो मल्टीप्लाई, 2 से कर लो डिवाइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आएगा सीधे, दिस इज कॉस 2 थीटा
डिवाइडेड बाई 2 तो प्रोपोर्शनल साइन के साथ चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो T2 माइनस T1 इज डायरेक्ट, वो वाला ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए किया नीचे साइन 2 थीटा बन जाए, और ये ऊपर वाला 2 प्रोपोर्शनल साइन के साथ चला गया तो गायब नहीं हुआ है कुछ की भूल गए या कुछ भी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा, ये आएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा या फिर 3 ऑप्शन लिखे थे, तो T2 माइनस T1, तुम्हें तो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, तो तुम्हें ऑप्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, ठीक है, मुझे याद करने पड़ते हैं। तो वो आंसर सही होगा कि कॉट 2 थीटा आएगा आंसर, ठीक है। कैसे आएगा देख लो कि रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप कहाँ से आएंगे, हमेशा एक्स एक्सिस से, हमेशा एक्स एक्सिस से। तो इसके लिए तो डायरेक्ट tan थीटा और इस वाले के लिए सीधे tan 90 थीटा, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 T2 मतलब T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2 डायरेक्टली डिफरेंस निकालो, सॉल्व लो, बाद में बेसिक मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। ये भी हो गया। अब देखो क्या बचा, अब छोटा सा एक और टॉपिक बचा है, और वो क्या है, देखो एक अपना छोटा सा टॉपिक है और वो है अल्फ़ा से रिलेटेड, अल्फ़ा ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अल्फ़ा ऑफ कॉम्बिनेशन करते हैं। देखो सबसे पहले अल्फ़ा इन सीरीज़ और दूसरा है अल्फ़ा इन पैरेलल, ठीक है। यही बता दे रहा हूँ, आगे चल के वैसे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आगे चल के आएगा, लेकिन अल्फ़ा बार बार नहीं लेते कि अल्फ़ा आगे चल के लेना, तो यही बता दे रहे हैं। इतना तो सब 10th से भी पढ़ के आते हैं कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा इन सीरीज़ क्या होगा, मान लो अपने पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, मान लो ये वाला रेजिस्टेंस है, मान लो कुछ भी है R1 और R2, ठीक है, और इसके लिए है अल्फ़ा 1, इसके लिए अल्फ़ा 2। अब इनका कंबाइन कर लो, कंबाइन में कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 और अल्फ़ा बनेगा अल्फ़ा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो R इज इक्वल्स टू कितना होता है R1 प्लस R2, ये होता है। अब देखो एक चीज़ को देखो कि अगर देखा जाए कि इसका रेजिस्टेंस टी टाइम के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा टी टाइम के बाद, ऐसे करके ले लो, R01 ले लो, R02 ले लो, ठीक है। तो R01 ले लो, तो R1T कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा R01 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। R2T कितना हो जाएगा R02 1 प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये लिखा जाएगा R01 प्लस R02 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू R01 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी और प्लस R02 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक है। क्या है इनिशियली रेजिस्टेंसेस, ये टेम्परेचर चेंज करेंगे क्योंकि अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा का खेल तो टेम्परेचर से ही है ना, ठीक है। तो देखो एक चीज़ सिंपल है, R01 मतलब इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो पहले टेम्परेचर था पहले वाले का, R02 0 डिग्री सेल्सियस पहले वाले, कुछ देर के बाद टेम्परेचर बढ़ा और कंबाइन इफेक्ट निकाला सीरीज़ में, टोटल अल्फ़ा इक्विवेलेंट क्या होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है दोनों के, ठीक है। तो इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाला, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कितना आएगा, ठीक है, R01 R02 लिख लो, फिर उसके बाद आ जाएगा टी टेम्परेचर पे पहले वाले का रेजिस्टेंस बढ़ के कुछ ये हो जाएगा,
और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस बढ़ के कुछ ये हो जाएगा। तो तुम्हें पता ही है टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस फाइनल ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो फाइनल जो रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या होगा, R1 + अल्फा डेल्टा टी। तो R कितना होगा, R तो पहले वाला कितना था, R01 + R02, ठीक है, 1 + अल्फा डेल्टा टी। दूसरे वाले का फाइनल रेजिस्टेंस R1 R2 आ गए, R1 T पे R2 T पे, क्योंकि T टाइम पे ये इक्वेशंस लिखी जा रही हैं। T टाइम का मतलब डेल्टा T टेम्परेचर के बाद, ठीक है ना, T टेम्परेचर के बाद लिखी जा रही हैं, तो डेल्टा T आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो R01, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, लिख ही देता हूँ एक बार, R01 + R02 + R01 + R02, ठीक है, ब्रैकेट 1 + अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। इक्वेशन लिखने में लेंदी है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो R01 + R02, बार बार नहीं लिखेंगे इसलिए जो भी दिख रहा है वो जल्दी में लिख रहे हैं, प्लस R01 अल्फा 1, ठीक है, प्लस R02 अल्फा 2 डेल्टा टी। हो गया। तो देखो ये तो कट जाएंगे इधर ला के इनसे, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखो ध्यान से कि अगर R01 + R02 1 प्लस ये हो गया था, ये 1 प्लस नहीं है, अब ये है, ठीक है, आ गया। तो अब डेल्टा टी कट जाएगा, डेल्टा टी भी कट जाएगा। तो यहाँ से आया अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R01 अल्फा 1 + R02 अल्फा 2 ओवर R01 + R02, ठीक है। तो देखो सीरीज़ वाले में क्या आया, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर लो, ठीक है। सीरीज़ वाले में ऐसे लिखा जाएगा, अल्फा इन सीरीज़ ये लिखा जाएगा R1 अल्फा 1 + R2 अल्फा 2 ओवर R1 + R2, या फिर अल्फा इन सीरीज इक्वल्स टू समेशन ऑफ R अल्फा ओवर समेशन ऑफ R। फाइनल तुमको ये याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वाली, ठीक है। कैसे निकाला, सिंपल, थोड़ा लेंदी लगता है देखने में, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। पहले R01 0 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए R0 ले ली, मैं R1 R2 लेता तो वैसा ही रिलेशन आता, तो याद करने में तो वैसे ही करते हैं, लेकिन समझने में जब इक्वेशन दिखाते हैं तो वेरिएबल मानने पड़ते हैं कि 0 डिग्री वाला तो 0 लेके मानो तो अच्छा दिखेगा। तो R01 R02 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इनका क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ले लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का टोटल अल्फा इक्विवेलेंट कितना आया। अब कितना आएगा कि R1 पहले तो कुछ टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा कुछ देर के बाद डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब निकालो टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में ये होता है, ठीक है। तो सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, देखो टोटल रेजिस्टेंस इनिशियल वाला, यहाँ तो इनिशियल लेते हैं 1 + अल्फा डेल्टा टी, तो इनिशियल वाला तो ये हो गया, ये आ गया, ये इंडिविजुअल का आ गया, ये कंबाइन का आ गया था, ठीक है। ये इंडिविजुअल का सॉल्व कर लो तो ये आएगा, तो समेशन ऑफ R अल्फा, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस तुमको दिए जाए उन सबको R1 अल्फा 1 + R2 अल्फा 2 R3 अल्फा 3 सब कुछ करते जाओ। कभी कभी क्या किया जाएगा कि तुमको रेजिस्टेंसेस दिए जाएंगे, पहला R है, दूसरा 2R है, तीसरा 3R है, अल्फा दिया जाएगा, पहले का अल्फा है, दूसरे का 2 अल्फा है, तीसरे का 4 अल्फा है। तो ये इक्वेशन चलेगी, कितनी अच्छी लगती है ये, 2 हैं 3 हैं, बढ़ाते जाओ, ठीक है, चल जाएगा। अल्फा इक्विवेलेंट निकालने को आता है, समझ लो 100%, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, गंदा ही हो गया। अब पैरेलल वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो पैरेलल में कैसे निकालें, ठीक है। तो पैरेलल में सबको पता है फार्मूला, तो रेजिस्टेंस वाला पता ही है, ठीक है। अल्फा यहाँ पढ़ रहे हैं तो निपटा देते हैं यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ रहा कि बाद में बताएंगे जब फार्मूला आ जाएगा, तो बाद में नहीं बता रहे हैं, अभी के अभी बता दिया, ठीक है। फार्मूला आएगा और चीज़ें रिलेट करेंगे, अल्फ़ा वाले को यहीं रिलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा इन पैरेलल, ठीक है। देखो पैरेलल में मान लो एक रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, ये थे, इनका पैरेलल निकाला, ये आ गया, इसका अल्फ़ा 1 R1 अल्फ़ा 2 R2, ठीक है, और ये अल्फ़ा इक्विवेलेंट, ठीक है,
या फिर अल्फा इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो एक बात को समझो, डी आर क्या होता है, डी आर इज इक्वल्स टू होता है आर अल्फा डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए, जरूरत पड़ेगी तो देखो 1/R1 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे सब कुछ चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज होने पे, तो डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पावर ऊपर जाएगी तो आएगा 1/RP² DRP। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मैं ज़्यादा RP नहीं लिखता, R ही लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अपने काम का तो वही है, तो अगर ऊपर ले जाओगे तो ऐसे करके होगा ना, R की पावर -1, तो डिफ्रेंशिएट करो तो पावर एक कम होती है ना, तो -2 हो जाएगी, और R का 1 सेकेंड DR आएगा, और -1 फ्रंट में आएगा, तो माइनस सब में आएगा, तो मैंने डायरेक्ट उड़ा दिया है। ठीक है, तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, अपने आप एक बार लिख के देखोगे, तो मैं बार बार वो सब नहीं बता रहा हूँ, मतलब 1/x का डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो 1/R² DR, तो यहाँ पे होगा 1/R1² DR1 प्लस 1/R2² DR2। ठीक है, अब तुम देखो DR/R किसके बराबर है, DR/R है अल्फा dt के बराबर। ठीक है, तो DR/R, तो एक R रह गया, और DR/R को मैंने क्या लिखा, अल्फा इक्विवेलेंट इंटू dt। ठीक है, ट्रिक है निकालने की, 1/R1, और DR1/R1 को क्या लिखेंगे, अल्फा 1 dt प्लस 1/R2 अल्फा 2 dt। ठीक है, तो यहाँ से dt तो कट जाता है, तो यहाँ से आता है अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP है, ये 1/RP है, पूरा उठा के नीचे पहुँचा दिया, 1/RP। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, 1/R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है ये, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R ना, तो पूरा उठा के नीचे पहुँचा दिए, तो वो तो एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि समेसन ऑफ अल्फा ओवर R ओवर समेसन ऑफ 1/R। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा था, अल्फा सीरीज में, सीरीज वाले में लिखा था समेसन ऑफ R अल्फा ओवर समेसन ऑफ R। अंतर देख लो। ठीक है, पैरेलल है तो उसमें उल्टे होते हैं, तो दोनों डिवीजन करके आए, इसमें मल्टीप्लाई करके आए, इसमें उल्टा नहीं आया, इसमें 1/R आता है। ठीक है, तो ये तुमको याद रखने, सीरीज में अल्फा और पैरेलल में अल्फा। ठीक है, बोलो समझ गए, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना। ठीक है, मिटा दूँ, बोलो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। अल्फा सीरीज और इधर है अल्फा पैरेलल। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ये है R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 ओवर R1 प्लस R2, और ये क्या है, ये वाला है, दिस इज R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 ओवर 1/R, नहीं ऐसे नहीं है साइड। ठीक है, अल्फा 1 ओवर R1 प्लस अल्फा 2 ओवर R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे देखो, पहला केस, इफ अल्फा इक्विवेलेंट अल्फा सीरीज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो देन अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ पॉजिटिव। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, केसेस हैं,
कि अगर अल्फा सीरीज पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये पॉजिटिव आएगा, या फिर इफ़ अल्फा सीरीज पॉजिटिव है तो बोला जाएगा कि अल्फा 1 इज़ ग्रेटर देन अल्फा 2, हेयर अल्फा 1 पॉजिटिव और अल्फा 2 नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर जो पॉजिटिव वो ज़्यादा है तो अल्फा सीरीज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। और तीसरा केस, इफ़ अल्फा सीरीज इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसमें होगा कि अल्फा 1 इज इक्वल टू होगा, नहीं ऐसे लिख लो, हाँ ये होगा अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ पॉजिटिव, R1 अल्फा 1, ये लिख लो R1 अल्फा 1 इज़ ग्रेटर देन R2 अल्फा 2, ठीक है। और अल्फा 1 पॉजिटिव है तब जो है अगर ये ज़्यादा होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू भी हो सकती ना। और सीरीज़ वाले में, ठीक है, अगर अल्फा सीरीज़ 0 हो, टोटल 0 आए तो हम बोलेंगे उस केस में R1 अल्फा 1 इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो, अगर अल्फा सीरीज 0 तो यहीं रख दो, यहाँ रखोगे तो R1 अल्फा 1 इक्वल्स टू माइनस R2 अल्फा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा अल्फा 1, ऐसे लिख लो R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2 ओवर अल्फा 1। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोला जाएगा, बोला क्या जाएगा मैं बताता हूँ। ये बोला जाएगा दो रेजिस्टेंसेज हैं जिनके अपने कॉफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 हैं, उनको सीरीज़ में लगा दिया और उनको सीरीज़ में लगाने पे उनका जो इक्विवेलेंट अल्फ़ा है सीरीज़ में वो कितना है, 0। वो 0 है तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो कहा जाता है कि 2 को जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर चेंज होने पे। तो इसका मतलब ये है कि उसका अल्फ़ा इन सीरीज़ कितना है, 0 है। तो कहा जाएगा R1 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और R1 R2 में रिलेशन बताओ। रिलेशन बताओ क्या, वहाँ लिखे होते हैं तो सीधे बताना है, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी 0 हो सकता है, इसलिए क्या है कि एक अल्फ़ा पॉजिटिव है मतलब अल्फ़ा 1 पॉजिटिव तो अल्फ़ा 2 नेगेटिव, इसीलिए रिलेशन कैसा है, माइनस में। तो मैंने पूरा ही रख दिया, इसी को 0 रख दिया ना, इसी को 0 रखा तो ये 0 हो गया और अपने आप ही माइनस करके आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो फिर से समझ लो ये कहानी है क्या एक बार। अगर अल्फ़ा सीरीज़ वाला फार्मूला है पहला, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आता है इस पर केवल, लेकिन ये 2 केसेस साथ में पढ़ाए जाते हैं तो बता दे रहा हूँ कि अल्फ़ा सीरीज़ अगर पॉजिटिव है तो अल्फ़ा सीरीज़ पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव हैं तब तो पॉजिटिव होगा ही होगा। देखो अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फ़ा नेगेटिव भी हो सकता है, रेजिस्टेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, रेजिस्टेंसेस केवल पॉजिटिव होते हैं। अल्फ़ा अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा सीरीज़ पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव हो सकता है। और अगर R1 अल्फ़ा 1 ज़्यादा है R2 अल्फ़ा 2 से और अल्फ़ा 1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म हो गया, ये वाला ज़्यादा हो गया और ये नेगेटिव वाला कम हो गया, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वो तो खाली बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ तक पहुँचने की। तो अब तो यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, अगर अल्फ़ा सीरीज़ 0 है तो ये 0 रखो तो रिलेशन, ये रिलेशन सीधे पूछा जाता है कि उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो उनके कॉफिशिएंट के रेशियो से कैसे रिलेटेड होता है। तो कभी कभी R1 ओवर R2 इक्वल टू अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 भी लिखा होता है और साथ साथ माइनस वाला भी लिखा होता है। तो माइनस वाला परफेक्ट है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी 0 आ सकता है ये, ठीक है। और इसमें देखो अगर तो सीधे इसमें तो यही केस ले लेते हैं, ठीक है, कि चलो मान लो अगर अल्फ़ा पैरेलल पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अल्फ़ा 1 पॉजिटिव और अल्फ़ा 2 पॉजिटिव। दूसरा केस अल्फ़ा पैरेलल पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो अल्फ़ा ऐसे लिखो कि अल्फ़ा 1 ओवर R1 इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 ओवर R2। और अगर अल्फ़ा 1 पॉजिटिव है और अल्फ़ा 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा तो है ही, ज़्यादा तो मैंने माना है कि अगर ये वाला ज़्यादा है ये कम है तो फिर ये अगर पॉजिटिव रहेगा ये वाला टर्म, ठीक है, तो आ जाएगा पॉजिटिव। और तीसरा केस जिस पे क्वेश्चन आता है
वो ये है कि इफ़ एल्फा पैरेलल इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो रखो तो ये ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, तो आया अल्फ़ा वन ओवर आर वन इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा टू ओवर आर टू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा अल्फ़ा वन ओवर अल्फ़ा टू इज इक्वल टू माइनस का आर वन ओवर आर टू, ख़त्म, फिनिश। ठीक है, अब देखो यहाँ तक करा दिया। अब आगे की क्लासेस जो हैं वो सर्किट थ्योरी की होंगी। ठीक है, ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। आते तो ये हैं आने वाले, ये कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आज हमने 4-5 तरीके के क्वेश्चन को देखा। रेजिस्टेंस वाला देखा, ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, रेजिस्टेंस फैक्टर फैक्टरिंग वाला, ओम्स लॉ, ये सब, ये हालांकि हमने 1 घंटा 10-12 मिनट में 15 मिनट में पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार और देख लो, पूरा पूरा दिख रहा है, शाबाश, ओके, बाय। नेक्स्ट क्लास होगी सर्किट थ्योरी की, बाय बाय।